सर्वप्रथम तो धन्यवाद है जी, और आप मुझको हीरो समझते हैं और आपने मुझे मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन अभी आपने जो बात कही कि अभी इस आर्थिक युग में लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, धन कमाने की लालसा है, तो वो लालसा तो है लेकिन मजबूरियां भी हैं। आर्थिक युग हो चला है तो ये एक बहुत अहम हिस्सा हो चुका है। देश को थर्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ना है। निश्चित रूप से देश के बच्चे को अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ानी है, क्योंकि मैं भी एक व्यापारी वर्ग से आता हूँ, इस बात को सोचता हूँ। लेकिन नैतिक मूल्यों के साथ करेंगे तो अच्छा भी लगेगा और मन को सुकून भी मिलेगा, ये जरूर है। लेकिन आर्थिक युग आ गया है तो वो क्षमा चाहूँगा। नहीं, आर्थिक युग, मैं ये नहीं कहता कि आप संन्यास धारण कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आर्थिक आपाधापी में रहते हुए भी ये नैतिक मूल्यों को बरकरार रखते हुए, अपने साथ रखते हुए, चाहे वो पिताश्री के पास से मिली हो, चाहे माताजी के या अपने प्रपितामह के पास से मिली हो, वो जो संस्कारों का सिंचन है उसको आगे बढ़ाना और इसमें रहना, सेवा और परोपकार में रहना, क्योंकि ये बुद्धि सबको नहीं मिलती। पैसे वाले और उद्योगपति तो बहुत लोग हैं, क्योंकि ये सद्बुद्धि आपके पास आई है। मैं इसकी सराहना कर रहा हूं, इसलिए आपको रियल हीरो इसलिए कहा जा रहा है कि उद्योग तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो उद्योग कर रहे हैं सेवा और सहकार का, उसके बारे में, उसके 2-3 कारण हैं। निश्चित रूप से एक पारिवारिक संस्कार जो हम कहते हैं वो तो माता पिता से, मेरे दादा दादी से मुझे मिले ही हैं। मेरे बाबा शीशराम अग्रवाल खरसिया में निवास करते थे। उनको बचपन में शिशु भगत बोला जाता था और राम भक्त थे, राम सप्ताह करवाते थे। तो निश्चित रूप से पिताजी का नाम रामदास, राम जुड़ा हुआ है। मेरा नाम सुनील अग्रवाल था, तो मैंने सोचा कि राम को जोड़ना है, तो पिताजी और राम को दोनों को जोड़ लिया मैंने। अपना नाम सुनील रामदास रखा, क्योंकि सुनील जी तो बहुत हैं इस धरा पे। सुनील रामदास कहलाऊंगा तो कुछ अलग से तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई कौन सुनील है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अपना नाम भी मैंने रखा और लोगों ने पसंद भी किया, और जैसा कि आप देख रहे हैं सब कहते भी हैं। और जहाँ तक सामाजिक कार्य की बात जो आप कह रहे हैं मनोज जी, दीप्ति जी, क्या है, भारत देश तो वैसे ही सामाजिक संस्थाओं से और भरा पड़ा है, और यहाँ का बच्चा बच्चा सामाजिक सोच रखता है। यदि हम अनादिकाल की बात भी करें, डेमोक्रेसी, चुनाव, दल तो अभी आए हैं 70-80 साल से। पहले तो राजा रजवाड़ों का जमाना होता था, तो हमारे पुराणों में, ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। हमारा हिंदू धर्म भी यही कहता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है, सेवा करनी है, सबका बड़ों को मानना है, रिस्पेक्ट करना है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, राम मंदिर क्यों बनाना चाहिए, वहाँ तो अस्पताल बनवा देना चाहिए, ये मंदिर ये बनवा देना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। मैं कहता हूँ धर्म जो होता है वो कर्म करना सिखाता है। धर्म आपको क्या, धर्म क्या सिखाता है, आपको कर्म कैसे करना धर्म ही बताता है कि आपको करना क्या है। कर्म करना होता है, लेकिन उसकी गाड़ी कौन खींचता है? धर्म। धर्म आपको रास्ता दिखाता है कि आपको यह कर्म करना है। लोग समझते ही नहीं है। हिंदू धर्म की व्याख्या गलत करने अपने अपने कारणों से करते हैं, और हम भी बह जाते हैं, नहीं नहीं ठीक बोल रहा है। अभी जैसे आ रहा है श्राद्ध पक्ष में, कौवे को आप खिला रहे हैं, क्या वो आपको खिलाने से जीते जी तो आपने भगवान माँ बाप को माना नहीं। अरे तुम्हें पता है क्या नहीं माना है? तुम्हारे कहने से नहीं माना है। हमारे पिताजी का नाम रामदास और द्रौपदी फाउंडेशन रखा है, तुम्हारे कह देने से होएगा। लेकिन कुछ लोग बह जाते हैं, हाँ नहीं ठीक बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। हमको बचना है ऐसी सोच वालों से, ऐसी ताकतों से। यही तो देश में होता आ रहा है, तभी तो हम विखंडित हो रहे हैं। हिंदू धर्म क्यों अभी घटता जा रहा है? क्योंकि हमसे कुछ ये जो फास्टवादी लोग, फासिस्टवादी लोग हैं, कम्युनिस्ट हैं। अब कहाँ घट रहा है सुनील रामदास जी? अब कहाँ घट रहा है? डबल इंजन है। नहीं घट रहा है, मतलब डबल इंजन भी है, और इंजन वो तो पूरा इंजन है, और घटेगा भी नहीं। हम इस बात को मानते हैं। अभी तो बहुत अच्छी जागरूकता फैल चुकी है, और निश्चित रूप से लाभ भी मिल रहा है, मिलेगा भी। लेकिन राह कठिन है, डगर कठिन है। उनका ध्येय है हम विजयी होंगे, 100 साल और लग जाएंगे। मोदी योगी कब तक रहेंगे? तो हमको सबको मोदी योगी बनना पड़ेगा या उससे आगे बनना पड़ेगा, तो राह आसान होगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि धर्म का अर्थ ही है कि धारयति इति धर्म, जो समाज को धारण करता है वो धर्म है। और धर्म एक ऐसी धारा है, ऐसा एक बंधन है कि नदी जो होती है ना, नदी, उसको अगर 2 बांध न हो तो नदी नदी नहीं रहती। तो जो बांध है, ओके, जो नदी को नदी बनाते हैं, तो धर्म वो बांध है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। ओके, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। आज पितृपक्ष है, आपने कौवे की बात की कि
क्यों खिलाते हैं? तो उस बात का एक बहुत अच्छा आपने, मतलब ये बात छेड़ी इसलिए मैं कह रहा हूं कि कौवा जो है वो सबसे तिरस्कृत पक्षी माना जाता है। ओके, जितनी भी गंदगी है, मतलब इंसान जितना प्रगतिशील हुआ उतना गंदा होते चला गया। ओके, उसको लगता है कि मैं साफ सुथरा हूं, मैं स्वच्छता कर रहा हूं, लेकिन अपने घर का कचरा दूसरे के वो साफ करके लगा देता है कि उसके घर में जाए कचरा, मेरे घर में नहीं। बट उसको अगर रोग हुआ तो तुमको भी रोग होगा। वैसे कौवा नहीं, कौवा सबको समान मानता है, और काला रंग जो है वो सारे रंगों को समाहित करता है, सारे रंगों का मिश्रण काला रंग होता है। और कौवा, उसको काकभुषुंडी कहा गया है हमारे पुराणों में, खैर वो एक अलग बात है। लेकिन उस भाद्रपद में जब ये कौवा जब खाता है, क्योंकि कौवा ये पीपल के वड के जो बीज खाता है, वो बीज खा के उसका जो विष्ठा जहां भी गिरती है वहां वो पेड़ खड़े हो जाते हैं। ओके, तो वो कौवा जो है वो पर्यावरण को सुरक्षित करने वाला एक बहुत अच्छा पक्षी है, और उसको ही खिलाते हैं। और आप पर्यावरण का काम करते हैं। पर्यावरण की बात आज एक पेड़ मां के नाम जब सरकार को भी कहना पड़ता है। आज पर्यावरण की बात इसलिए अद्भुत तरीके से लोगों के सामने आनी ही चाहिए। ऐसा सरकार भी जब मानती है, तब आप एक सामाजिक संस्था के द्वारा पर्यावरण को बहुत ही कमाल का मुद्दा समझकर, क्योंकि आज ग्लोबल वार्मिंग है, ये है वो है, आप उसके बारे में प्रकाश डालिए कि वृक्षारोपण का या पर्यावरण को लेकर आप जिस प्रकार से सजग है और समाज को भी किस प्रकार से सजग करना चाहते हैं, उस विषय में आप प्रकाश डालिए, क्योंकि आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं पर्यावरण के विषय में। जी मनोज जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और अभी तक तो मैं बहुत इंटरव्यू दे चुका कुछ वर्षों में, लेकिन आपने जिस सधे ढंग से सवाल किया, बड़ा सुकून मिल रहा है। बहुत अच्छा जवाब दूंगा मैं। आप कल्पना कीजिए, इस धरती पे मनुष्य नहीं है तो कोई दूसरा प्राणी ऐसा है क्या जो पेड़ को काटेगा, या वो पुल बनाएगा, सड़क बनाएगा, घर बनाएगा, कॉलेज बनाएगा, स्कूल बनाएगा, या कुछ भी चीज़ को खराब करेगा? प्रकृति जो बोलते हैं अपन, नेचर, वो एट इज रहेगा। ये मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी सुख सुविधा के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, और बाकी वो दूसरा कोई प्राणी नहीं है इस पूरी धरती में। तो मैं तो सिविल कंस्ट्रक्शन भी कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ, तो मैं देखता था जब कंस्ट्रक्शन होते थे, सड़कें बनती थी, बिल्डिंगें बनती थी, तो पेड़ कटते थे। हम पेड़ नहीं काटने की बात क्यों करते हैं? कि पेड़ हम लगाते नहीं हैं। इस धरा में जितने भी पेड़ हैं 99% ईश्वर ने ही, जैसे आपने कहा कौवे ने बीज डाल दिया है, ऐसे और भी पक्षी लोगों ने ऐसे ही खाना खाया, कहीं पर भोजन किया, कोई फल फ्रूट खाया, जो बीज बचा डाल दिया, उड़ गया, तो ऐसे हुए, नेचुरल हुआ वो। तो मैंने सोचा कि मैंने देखा कि जीवन का आधार ही पर्यावरण, उसमें वृक्षारोपण है, वृक्ष है। ये जो रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जो गंदगी की बात कर रहे हैं, ये तो हमारे द्वारा ही फैलाया हुआ है, उसको हम साफ करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि पर्यावरण के बिना अभी पूरे देश में, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, जब संसद में मत्था टेका, सबसे पहले स्वच्छता की बात कही, झाड़ू उठाया। अब पूरे उनका कालखंड देखिए, वर्किंग देखिए। महात्मा गांधी ने भी किसी समय कहा था, लेकिन वो एक तो सिंबॉलिक हो गया, सुना और चला गया। मोदी जी ने जब उठाया, उसके बाद जितनी जनरेशन अभी पैदा हो रही है, युवा हो रही है, आप देखेंगे उसने कचरा करना ही बंद कर दिया है। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं सफाई करना ठीक है, आप कचरा करना ही कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए, तो भी आपकी सफाई हो जाएगी, हो भी रही है। निश्चित रूप से जागरूकता आई है। तब मैंने सोचा कि पेड़ लगाया जाए। तो 2014 में मेरे माता पिता के 85 वर्षगांठ में रायगढ़ में गोल्डन उनकी एनिवर्सरी में मैंने एक अनाउंस किया, रामदास द्रौपदी फाउंडेशन। उसमें मैंने 10 प्रकल्प लिए, उसमें स्वच्छता वगैरह सभी लिया, लेकिन पर्यावरण को मेन ध्यान में रखा। उसमें भी पौधारोपण, पहले पौधारोपण करता था मैं भी 1-2 फुट के पेड़ लगाता था, फोटो खिंचवाता था। मैं सोचता था चलो भाई लोगों में जागरूकता तो आए। फिर 2-3 साल जब निकला, मुझे समझ में आया कि पौधारोपण भ्रूण हत्या के बराबर है, ये सस्टेन नहीं होते हैं। हमें पौधारोपण करना ही नहीं चाहिए, हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। और वो कैसे होगा? मैंने नर्सरी बनाई रायगढ़ में, 6 एकड़ की छोटी सी। मैंने वहाँ पर पौधे लगाए, बीज डाले, उस पौधों को अपनी ऊंचाई से भी बड़ा किया, 6 फुट से 10 फुट 12 फुट किया अपनी नर्सरी में। और वर्षा काल में मैं
विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ पूरे अंचल में मैंने बारिश काल में मैंने उसको वृक्षारोपण किया। जब उसमें आपको ट्री गार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, गाय बकरी से उसको बचाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब तक उस पेड़ को उखाड़ न दे जड़ से, बोलते ना जड़ में रहना चाहिए, जड़ रहेगा तो वो फलेगा ही। पत्ते कितने भी खा ले, हमको तो उनको भोजन कराना ही है सभी को। तो मैंने देखा कि वो सस्टेन में 95%। और मित्रों बताना चाहूँगा 50,000 प्रति वर्ष हमारा फाउंडेशन रायगढ़ अंचल में, अब छत्तीसगढ़ में भी हो चला है, लगा रहे हैं हम, और बड़ा सुकून मिलता है। और सभी के साथ मिलकर लगाते हैं हम। 50,000 हमारा टारगेट है। और इस अभियान को मैं पूरे भारत में जैसे जैसे समय बढ़ेगा, राज्यों में भी जाऊंगा, केंद्र सरकार में भी जाऊंगा, इसका पूरा रोड मैप भी बनाऊंगा। निश्चित रूप से आप देखेंगे पूरे देश में जो अभी 1,000 रुपया महतारी वंदन, 2,000 रुपया किसान को, उसको 3,000 रुपया हमें जो मूल्य दे रहे हैं, यदि हम इसको पूरे ग्रामीण अंचल में खास करके, वैसे शहर में भी दिक्कत नहीं है, शहर में भी आपकी छत में ऊपर में पॉलिथीन में आप पेड़ 6 फुट पेड़ लगा सकते हो, वो कहीं कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ग्रामीण अंचल में उनको न खाद की तकलीफ है, न पानी हवा की तकलीफ है, न जगह की तकलीफ है। यदि इसको माताओं को काम सौंपा जाए प्रत्येक परिवार, और उनसे प्रति परिवार 1,000 पेड़ खरीदे जाएं 50 रुपए की दर से, सिर्फ 50 रुपए, उसको तो 10-15 रुपए में भी नहीं लगेगा, उसका खर्च उसका नहीं है, उनका श्रम लगना है, पैसे नहीं लगना है। पॉलिथीन आप दे दीजिए, प्रति वर्ष वर्षा काल में उनसे परचेज कीजिए, माताओं से 50,000 रुपये एक महिला को दीजिए सालाना, उसको देखो, और उसी अंचल में लगा दीजिए। मतलब पर्यावरण तो फलेगा फूलेगा, साथ ही साथ हमारे गांव की महिलाओं की जिंदगी में भी खुशहाली आ जाएगी, है ना। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। हाँ। हम 140 करोड़ हैं इस भारत में जनसंख्या हमारी। हमारे लिए सरकार योजनाएं बनाती है, मुफ्त राशन दिया जाए, मुफ्त ये दिया जाए, हम अपना ही पेट नहीं भर पा रहे हैं। जबकि इससे 100 गुना ज़्यादा जनसंख्या प्राणियों की है, कीट पतंगों की है, कीड़ों मकड़ों की है, बड़े जानवरों की है, छोटों की है। जब हम अपने पेट नहीं भर पा रहे तो उनको तो हम खिलाएं, हमारे तो औकात क्या, हमारे तो सामर्थ्य क्या, उनको खिला दें। लेकिन प्रकृति, उनको कोई भूखा नहीं सोता है इस धरती में, प्रकृति उनका पेट भरती है। तो प्रकृति को बचाइए। यह पेड़ सिर्फ कटाव रोकता है, जल स्तर ऊंचा बढ़ाता है, ऐसा नहीं है। सारे मेडिसिन, यहाँ का एक एक पेड़ औषधि है भारत का। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे ना, तो मंदिर नहीं भेजा था उन्होंने, राम जी ने बोला तो जाइए भैया उस वो पेड़ वृक्ष पेड़ उसमें है, वो लेके आइए आप संजीवनी बूटी, इससे बचेंगे आप। तो वो औषधि पेड़ में ही है। बहुत अच्छे सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि हमारे वेदों में भी कहा है द्यौः शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, वो खदय शांति। शांति कब होती है? जब आप, प्रकृति ने आपको बनाया है, आपने प्रकृति नहीं बनाई है। ये हमको, मानव को भेजा है प्रकृति की गोद में खेलने के लिए, और मानव जो है वो प्रकृति का नाश करने पे आमादा है, ऐसा लगता है। आज विश्व में पानी की समस्या इतनी है कि कई देशों में पानी पीने को नहीं है, ऐसी अवस्था है। और आज वृक्ष काटे जा रहे हैं, ओके, जंगल कंक्रीट का खड़ा होने जा रहा है, हो रहा है, एसी लग रहा है, लेकिन एक एसी कितना कार्बन छोड़ता है। और उसके लिए अगर एक एसी लगाना हो तो कम से कम एक बिल्डिंग में कम से कम 10 पेड़ तो लगाएं एटलीस्ट। वो कंपल्शन भी होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति, यदि वनस्पति नहीं उगेगी, वनस्पति नहीं रहेगी, वृक्ष नहीं रहेंगे तो पानी, पर्जन्य नहीं रहेगा, पर्वत नहीं रहेंगे, पर्जन्य नहीं रहेगा, पर्जन्य नहीं रहेगा, पानी का सिंचन नहीं होगा, पानी का सिंचन नहीं होगा, नदियां सूख जाएगी और हमें पानी भी पीने को नहीं मिलेगा। इसलिए ये एक बहुत बड़ा सर्कल है, जो सर्कल को बचाने का आप जो प्रयत्न कर रहे हैं पर्यावरण के बारे में, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और ये आप सच्चे अर्थ में माता पिता के विचारों से, माता पिता के हमारे संस्कारों बीच में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रमन सिंह जी, विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के, पहुंच चुके हैं और स्वागत है उनका। तालियों से स्वागत करिए हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रमन सिंह जी। हम उन्हें भी सुनेंगे, क्योंकि बेहद खास होता है जब हम अनुभव को सुनते हैं, और ऐसे ही अनुभव हम सुनील रामदास जी के भी सुन रहे हैं। अभी हमने देखा कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष आप बनाए गए, तो इस क्षेत्र में क्या सोच है आपकी?
डॉक्टर साहब को प्रणाम करता हूँ। अभी अभी कल ही घोषणा हुई है प्रदेश में, हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष बने हैं और उनकी पूरी टीम बनी है पूरे प्रदेश में। हमारा भारत देश भी बहुत जल्द, मतलब 2034 की बात आई है कि ओलंपिक की मेजबानी करने वाला है, तो निश्चित रूप से तैयारी में तो कुछ वर्ष लगेंगे ही। तो छत्तीसगढ़ में भी अभी जो गठन हुआ है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसमें 33 खेल आते हैं, जैसा कि हमने कल चर्चा की थी। तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा प्रयास करने जा रहे हैं, पूरी टीम बन रही है और जिसको जो दायित्व मिला है निश्चित रूप से उसमें बहुत अच्छा करेंगे और अधिक से अधिक पुरस्कार लेने का हम प्रयत्न करेंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ तो दूरस्थ बस्तर में आप देखिए तीरंदाजी शानदार, राजनांदगांव हॉकी शानदार। मेहनत तो करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने 15 साल मेहनत की प्रदेश के लिए और आज भी विधानसभा अध्यक्ष हमारे प्रदेश के, और अभी भी आप देख रहे हैं, आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मेहनत तो जीवन का आधार है, मेहनत तो करना ही चाहिए, तभी कुछ कर पाएंगे आप। निश्चित रूप से यही मेहनत करेंगे तो ही हम राम राज्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं तब, और राम राज्य की बात इस मंच से हो रही है तब। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप राम मंदिर रायपुर के उपाध्यक्ष के रूप में विराजमान हैं। आज राम मंदिर रायपुर पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बना चुका है। तो आप ये बताइए कि ये राम मंदिर की जो परिकल्पना है वो भी रायपुर में, वो कैसे पूर्ण हुई? आपको बताना चाहूँगा, राम मंदिर का उद्घाटन 2017 में हुआ था। तब के मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब थे और वह जो जिस जमीन पे बना है मंदिर, वो बहुत ही वहाँ पर कब्जा हो चुका था और लोगों का बड़ी मुश्किल से डॉक्टर साहब ने उसमें मदद की हम लोगों की, और निश्चित रूप से ज़मीन को हमने खाली कराया और कल्पना की कि यहाँ पर राम मंदिर होना चाहिए, और राम मंदिर निर्माण भी हुआ वहाँ, और उन्हीं के कार्यकाल में उसका प्रतिष्ठा भी हुई। योगी आदित्यनाथ जी आज के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जब उस समय चुनाव थे मार्च में, एक माह बाद, उनको पता भी नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तब उन्हीं के कर कमलों से यहाँ पर हमने प्राण प्रतिष्ठा भी की थी और हमने कहा भी था कि यहाँ रामलला विराजेंगे ननिहाल में, तो अयोध्या का मार्ग प्रशस्त होगा, और हुआ। हाँ, मुझे याद है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि यहाँ ननिहाल में राम मंदिर बन गया, हाँ, तो अयोध्या में भी बनेगा। कितना दिलचस्प है मनोज जी, बताइए। क्या पहले मामा गाँव। वाह वाह वाह, अद्भुत। बिल्कुल बिल्कुल सर, दूसरी एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके सेवा के काफ़ी किस्से हमने भी सुने हैं और इसीलिए आप आज इस मंच पर हैं, द रियल हीरोज रायपुर। ये कोरोना काल में जो आपने लोगों की जिस प्रकार से मदद की थी, ओके, ज़रूरतमंदों के लिए आपने आगे बढ़ चढ़ कर भाग जी। मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा, कोरोना काल की बात अब कितना करेंगे, उस समय तो जिससे जो बन पाया सरकार ने, सब ने अपने जितने भी क्षमता थी, प्रत्येक भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी सेवाएं दी है पूरे देश में, तब कहीं जाके संभव हुआ है। उसमें हमने भी किया, हमारे पिताजी उस समय थे रामदास जी, उन्होंने भी किया। निश्चित रूप से हमारा भारत देश तो इतना मजबूत देश है, यदि साल भर भी लॉकडाउन हो जाए, यहाँ का कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था है, पारिवारिक व्यवस्था है, एक दूसरे के प्रति समर्पण की व्यवस्था है, और देशों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। चिंता उनको करने की ज़रूरत है। हमारा देश ऐसे आपदाओं एक तो आना नहीं चाहिए, लेकिन सामना करने के लिए तैयार रहता है। एक आखिरी सवाल आपसे जी। समाज सेवा करते करते लोग राजनीति में चले जाते हैं, तो आपने सोचा है कि लोगों के बीच तो हैं आप, तो आपने सोचा है कि भविष्य क्या है? राजनीति भी तो एक बड़ा माध्यम होता है। ये सवाल पहले भी आते रहे। क्या है कि मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति में उन्हीं लोग को जाना चाहिए जिनको कुछ करना हो, क्योंकि पावर मिलने से आदमी ज़्यादा अच्छा कर पाता है। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, क्योंकि पावर भी साथ में है। तब मैंने सोचा कि सामाजिक काम तो मैं कर रहा हूँ, करता भी रहूँगा, ये तो मेरा पैशन है, बट राजनीति में यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं और अच्छे से कर पाऊँगा। डॉक्टर साहब से मैं मिलते रहता हूँ, मैंने बहुत गुहार भी पहले बहुत बार लगाई है और आज भी लगाते रहता हूँ, लेकिन आधार राजनीति नहीं है, आधार समाज सेवा है। करते हैं, करते रहेंगे। बहुत अच्छे से।